नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका एजुकेटर राज और आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इस विषय के एक छोटे से भाग को समझने वाले हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या मैं बोलूँ तो इतिहास विषय पर आपकी अभिरुचि है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो हम सीधे प्रश्न और उत्तर की ओर चलते हैं और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जो है मेरे सारे वीडियो पहुँच सके, राइट? तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा आपको पता चल ही गया कि हमारा पहला क्वेश्चन जो था स्क्रीन पे ऑलरेडी था, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं, नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था? हमारा ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है बख्तियार खिलजी, राइट? बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी पे तक ईस्वी है, तो इसने बिहार पे जो है विजय किया था, है ना? बिहार पे विजय प्राप्त किया था और इसी समय इसने नालंदा विश्वविद्यालय और एक और जो कि फेमस विश्वविद्यालय है उसका नाम है विक्रमशिला, है ना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस दोनों विश्वविद्यालय को इसने क्या बख्तियार खिलजी ने किया था, नष्ट किया था, राइट? अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोले तो नालंदा विश्वविद्यालय को जिन्होंने बनाया था उस शासक का नाम था कुमार गुप्त। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाने वाले का नाम क्या था? ये पाल वंश के शासक थे, उनका नाम था धर्मपाल। ओके, तो इतनी सारी जानकारी मैंने बता दिया नालंदा बिहार के बारे में। बख्तियार खिलजी ने इनको नष्ट किया था, बनाने वाला का नाम क्या था? कुमार गुप्त। और विक्रमशिला को भी किया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। और विक्रमशिला को बनवाने वाले का नाम क्या था? धर्मपाल था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मलिक शामुद्दीन, ऑप्शन बी है इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने बता दिया है कि यह मोहम्मद गोरी का जो था दास था और इन्होंने क्या 1193 से 1202 ईस्वी तक, है ना, इसी बीच में बिहार पर विजय प्राप्त किया था और इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इन्होंने तहस नहस किया था, राइट? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ये सब एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने फिर से ये रिपीट कर दिया ताकि आपको जो है बार बार सुनते रहने से क्या हो, क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, ना? प्रथम क्या है? अख्ता प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए है ताजुद्दीन यल्दोज और ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है सैफुद्दीन इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन कुबाचा, राइट? अख्ता प्रदान किया, तो अख्ता का मतलब क्या है? अख्ता को क्या है? इक्ता भी बोलते हैं, तो इसको इक्ता भी लिखेंगे, सॉरी, इक्ता भी लिखते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं IKTA। ये जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि या राजस्व, है ना? राजस्व अधिकार, राइट? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, ना? तो इक्ता का अर्थ क्या होता है? इक्ता जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि या राजस्व अधिकार। तो क्या है कि इस समय क्या हो रहा था कि भूमि अनुदान प्रणाली जो है स्थापित की गई थी, जहाँ पे क्या है शासक अधिकारियों को वेतन के बदले जो है भूमि जो है दिया जाता था, राइट? इसे इक्ता प्रदान किया गया था, इक्ता प्रणाली कहते हैं, राइट? इसका करेक्ट आंसर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता जो है प्रदान किया गया था। तो हुआ यूं था कि गोरी की विजय के बाद, गोरी ने जब मोहम्मद गोरी के बारे में बात हो रहा है, तो उत्तर भारत में इक्ता प्रथा का जो है स्थापित हो गया था, राइट? तो प्रथम इक्ता प्रदान किसे किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इतना पढ़ने के बाद हम चाहते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ी सी जो है जान लेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में, राइट? तो मोहम्मद गोरी का शासन जो है 12वीं शताब्दी में है और ये महत्वपूर्ण क्या है? अफगान शासक थे, ना? महत्वपूर्ण अफगान शासक थे। और अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा कि प्रथम तराइन का युद्ध जो है, पहला तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी, है ना, मोहम्मद गोरी वर्सेस क्या है? पृथ्वी चौहान तृतीय, है ना? पृथ्वी चौहान, है ना, तृतीय के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजयी हुए थे, राइट? उसी प्रकार क्या है द्वितीय, है ना, सेकंड तराइन का भी युद्ध हुआ था, सेम उसमें क्या है मोहम्मद गोरी वर्सेस क्या है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था। इसमें क्या है मोहम्मद गोरी जो है जीता था ना, ये विजयी हुए थे। और नेक्स्ट और लास्ट जो कि युद्ध है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको सभी को जानना चाहिए, चंदावार का युद्ध। इस युद्ध में कौन-कौन लड़े थे? इस युद्ध में लड़े थे मोहम्मद गौरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वर्सेस जो है जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद, है ना, जयचंद के बीच जो है ये युद्ध जो है लड़ा गया था। जयचंद कौन थे? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक थे, है ना, कन्नौज के गढ़वाल के शासक थे, राइट? और इसमें क्या हुआ था? ये जो है जयचंद जो है इसका हार हुआ था, राइट? तो ये सब जानकारी हुई और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मतलब मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो मैंने बताया कि गुजरात के चालुक्यों द्वारा ये कब पराजित हुआ? ऑप्शन ए है 1192 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1191, 1185 या 1178 ईस्वी में, है ना? तो मोहम्मद गोरी ने क्या होता है 1178 ईस्वी में
गुजरात पे आक्रमण किया था। ओके, इस समय गुजरात का जो अहिवाल का जो चालुक्य शासक कौन थे, वहाँ के जो शासक था मूलराज द्वितीय, मूलराज है ना, मूलराज द्वितीय जो थे वहाँ का शासक थे और उसने अपने भाई भीम टू को सेनापति बनाकर भेजा था और साथ में उनकी माता नायिका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास जो है कि वह कासदा एक जगह का मैदान है, उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, है ना? तो मतलब इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो थे हार गए थे, है ना? यह युद्ध जो है गौरी की भारत में पहली हार थी, राइट? तो ये कब हुआ था? मैंने बता दिया टाइम 1138 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जैसे ही आया गुलाम वंश मतलब कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? तो गुलाम वंश के बारे में थोड़ा-सा हम क्या है, थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे, है ना? गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश का जो है एक अन्य नाम भी है, जैसे कि मामलुक वंश कहते हैं इसको, है ना? मामलुक वंश भी कहते हैं गुलाम वंश को। और गुलाम वंश का जो शासन रहा था वो क्या है 1206 ईस्वी से टोटल क्या है 1290 ईस्वी तक रहा है ना? और इस शासन को मतलब गुलाम वंश का प्रथम शासक मतलब के बारे में पूछा गया है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, राइट? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे जो दिया गया है इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया है और बलबन है, राइट ना? तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट? बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी है कि जैसे कि गुलाम वंश ये जो भी दिया गया है, जैसे कि इल्तुतमिश हो गया, रजिया हो गया, बलबन हो गया, सभी गुलाम वंश से संबंधित है। तो हम सभी के बारे में अभी ये थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं और बाद में, क्योंकि इनके बारे में तो पढ़ना ही है, क्वेश्चन में जो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो मैं सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इल्तुतमिश ऑप्शन ए में दिया गया, तो इल्तुतमिश के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए इल्तुतमिश जो था इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? जैसे कि सबसे पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? इन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो लाहौर जो थी इसकी राजधानी थी। ओके, और इसने क्या किया था कि लाख बख्श, इनको मतलब कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था ना, तो लाख बख्श हो गया। और इन्होंने कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार का निर्माण जो है स्टार्ट करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है इन्होंने स्टार्ट करवाया था। और इनके बाद जो है कुतुब मीनार, ये जो है कुतुब मीनार का जो पूरा काम जो था कंप्लीट वो नहीं करवा पाए थे, तो कंप्लीट किसने कहा? इल्तुतमिश ने करवाया, है ना? मतलब कि इल्तुतमिश जो है 2 नंबर पे शासन था ना, जो कि महत्वपूर्ण जो कि शासक था, राइट? इल्तुतमिश ने कौन-कौन से जो है काम किए? तो इन्होंने क्या है छलगामी नामक जो है संस्था का जो गठन किया था। इसमें क्या था कि 40 तुर्की अमीरों का जो है एक समूह था। ओके, तो मैं लिख देता हूँ तुर्कान ए छलगामी का गठन किया था इसने। तुर्कान ए छलगामी के। उसके बाद क्या है रजिया कौन थी? तो रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना? तो इनकी इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। और ये इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है, क्योंकि ये पहली और एकमात्र महिला जो थी मुस्लिम शासिका थी। पहली और एकमात्र, है ना, मुस्लिम शासिका थी, इसीलिए इतिहास में इनका नाम जो है दर्ज हो गया। नेक्स्ट है हमारा बलबन। और बलबन के बारे में क्या है कि जैसे ही बलबन जो है शासन में आते हैं, उन्होंने तुर्कान ए इस्लामी जो है इनका जो है जो गठन किया था, इसने इल्तुतमिश ने किया था, उनको इसने खत्म कर दिया, है ना? तुर्कान ए छलगामी का जो इसने गठन जो किया, मतलब इल्तुतमिश ने किया था, इसको हटा दिया, मतलब समाप्त कर दिया। बलबन जो है सिजदा और पाबोस जो कि एक ईरानी परंपरा है, उसको इन्होंने स्टार्ट किया। सिजदा एवं पाबोस जो कि क्या है ईरानी परंपरा है, इसने स्टार्ट किया। एक नवरोज जो कि क्या कहते हैं फारसी फेस्टिवल है ना, नवरोज फारसी फेस्टिवल है, इसको इसने स्टार्ट करवाया है, राइट? तो इतना सारा मैंने बता दिया और हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो भी फैक्ट्स जो है बच गए हैं वो आने वाले क्वेश्चन के साथ मैं सभी को सॉल्व कराते जाऊंगा, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जस्ट मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, जो कि ऑप्शन ए में है, राइट? उसके बाद क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। इन्होंने अपनी राजधानी क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश आया था और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में लेके आया था। ओके, नेक्स्ट है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन है? नहीं, वो कौन है? तो देखते हैं वो कौन है। ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नासिर उद्दीन, राइट? नासिर उद्दीन। तो देखते हैं क्या है करेक्ट, तो इल्तुतमिश, ऑप्शन सी जो है इल्तुतमिश हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मतलब किसे किया था ना? प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? ऑप्शन है एवाज, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी है अली मर्दन, ऑप्शन डी है मलिक जानी। तो करेक्ट आंसर हमारा मलिक जानी जो है, उनको जो है प्रथम बिहार में इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार जो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है, राइट? तो आपने बर्नी का नाम सुना होगा, जियाउद्दीन बर्नी ने ये शब्द जो है बलबन के लिए कहा था। बलबन कौन था? बलबन जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शासक था। ओके, गुलाम वंश का एक शासक था, जैसे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बता दिया है, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? तो क्या है, इन्होंने क्या रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? कौन? बलबन। रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। ओके, तो बर्नी ने बलबन के लिए कहा था कि राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 है, वह
प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है बलबन, राइट? इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं आइए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। बोला कि शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत, मतलब कि बलबन का कहना क्या था, वो उनका मानना क्या था, वो क्या मानते थे कि सुल्तान जो है पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, और ईश्वर का प्रतिनिधि है, और उनका स्थान जो है, सुल्तान का स्थान जो है पैगंबर के, है ना, पैगंबर के पश्चात है, मतलब पश्चात है, मतलब सबसे पहले कौन है? ईश्वर है, उसके बाद उन्होंने पैगंबर का स्थान दिया, उसके बाद क्या है? राजा का, मतलब सुल्तान का स्थान दिया है। ओके, और यहाँ पे राजा इक्वल टू क्या क्या बोला गया है? जिल्ले अल्लाह, अल्लाह, या फिर जिल्ले इलाही बोला गया है। जिल्ले इलाही मतलब क्या हुआ? जिल्ले अल्लाह और जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब ना, दोनों का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, राइट? तो इसको आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि किस, यहाँ पे होगा किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, है ना? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट? तो करेक्ट आंसर है बलबन। मैंने बलबन के बारे में जब मैं गुलाम वंश शॉर्ट में पढ़ा रहा था, मतलब ओवरव्यू बता रहा था गुलाम वंश के बारे में, तो मैंने बताया था बलबन के बारे में। बलबन ने क्या है? लॉ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोला तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, जो कि है बलबन। तुगरिल खां ने बलबन के काल में जो है विद्रोह किया था, राइट? ये तो सही हो गया। यह विद्रोह जो है बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में किया था। तुगरिल खां ने यह आंदोलन, मतलब ये विद्रोह क्यों किया था? तो बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में किया गया था। कालांतर में बलबन ने क्या हुआ? बलबन के बंगाल अभियान से डरकर जो है तुगलक खां जो है वहां से भाग निकलता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो फिर से सेम है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बलबन। जब मैं गुलाम वंश पढ़ा रहा था तो बलबन के बारे में ये बताया था कि फारसी त्यौहार जो है नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। तो ऑप्शन डी में जो है बलबन है। ये फारसी त्यौहार जो नवरोज है क्या है, राइट ना? तो नवरोज क्या है? कहते हैं कि नवरोज जो है ईरानी नववर्ष है। ईरानी नववर्ष है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ का हैप्पी न्यू ईयर होता है, और हैप्पी न्यू ईयर तो उसी प्रकार ईरान का नववर्ष नवरोज त्यौहार को मनाया जाता है ना। फिर क्या है कि इसे फारसी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है ना। ईरान है और क्या है? फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो बलबन ने, और कहते हैं कि बलबन ने एक और प्रथा स्टार्ट की थी, हो सकता है वो आने वाले क्वेश्चन में आ जाए, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ। इसको सिजदा एवं पायबोश कहते हैं प्रथा, है ना? सिजदा सिजदा एवं पाबोश भी लिखते हैं कहीं पे। सिजदा एवं पाबोश की प्रथा जो है बलबन ने ही स्टार्ट की थी। और एक प्रथा था जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, रक्त एवं लौ की नीति, है ना? रक्त एवं लौ, है ना? रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। तो ये सभी चीज़ें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, और ये सब चीज़ें को आप जो है याद रखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मतलब कि प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे चैनल में कॉमेंट कर सकते हैं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊँगा, मैं कॉमेंट पढ़ता हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, है ना? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी क्या है? बलबन, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो मैं बताता, हम पढ़ रहे हैं जो भी अभी है गुलाम वंश के बाद क्या है? खिलजी वंश, राइट? तो ये है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना? दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले कौन आया है? गुलाम वंश। उसके बाद कौन सा है? खिलजी वंश, राइट? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से क्वेश्चन दिया गया है। तो बोला गया खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी आपको दे देता हूँ, राइट? तो चलिए खिलजी वंश के बारे में बताता हूँ। यहाँ खिलजी वंश मैंने लिख ही दिया। तो खिलजी वंश जो है गुलाम वंश के बाद आया था, राइट? तो खिलजी वंश का शासन काल जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा।
और ये तो इसके स्थापना खिलजी वंश के संस्थापक मतलब कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी, लालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, है ना। और कहते हैं कि गुलाम वंश की समाप्ति एवं क्या खिलजी वंश का शुरुआत का काल जो है खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, राइट। तो और इसमें क्या था कि जो खिलजी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसके संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे या अलाउद्दीन खिलजी, राइट। तो सबसे शक्तिशाली शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन इस वंश का जो स्थापना किया था, जिसने संस्थापक जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा किया जाता है कि इन्होंने जो सबसे पहले जो है सेना को वेतन देना स्टार्ट किया तथा इन्होंने क्या है अस्थायी सेना मतलब रखना स्टार्ट किया, तथा इसने क्या है कि घोड़ा को दागने की प्रथा, है ना, घोड़ा को दागने की प्रथा इसे डैग सिस्टम कहते हैं, है ना, डैग सिस्टम वो स्टार्ट किया, है ना, डैग सिस्टम स्टार्ट किया, तथा क्या है हुलिया सिस्टम भी स्टार्ट किया, हुलिया सिस्टम, है ना, हुलिया सिस्टम भी स्टार्ट किया था। ये सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए, और ये सब मतलब जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है वो कभी भी किसी एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाले एग्जाम है आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे और उनको एग्जाम को देंगे, राइट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, सीधे क्वेश्चन को चलते हैं और उनका आंसर देखते हैं, हमारा उनका आंसर क्या है। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो देखिए यहाँ पे है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और रजिया सुल्तान। देखिए बलबन और रजिया सुल्तान जो है खिलजी वंश का नहीं था, वो किस वंश के थे, गुलाम वंश के थे, है ना, गुलाम वंश के थे। तो ये हमारा 2 ऑप्शन जो कट जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी जो था सबसे शक्तिशाली राजा था, जैसे ये मैंने बताया है, और जलालुद्दीन खिलजी जो थे उस वंश के प्रथम शासक थे, राइट। तो हो गया हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा था, राइट। तो ऑप्शन ए है उल जले एग के एस लाल, ए एल श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी, मतलब इसे बर्नी भी कहते हैं, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए एल श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है, राइट ना। तो ए एल श्रीवास्तव कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन जो थे दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, करेक्ट। वो क्या था, तुर्की सुल्तान था, क्या, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाया, है ना, धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से क्या है परिचय कराने का जो है श्रेय दिया जाता है, और जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को क्या धर्म निरपेक्ष, ओके, धर्म निरपेक्ष मतलब सेक्युलर, ओके, मतलब उस स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, जो भी व्यक्ति इसमें रह रहे हैं, हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, मतलब जो लोग भी सब अपना अपना धर्म वहाँ पे मान सकते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन के सुल्तान के लिए कहा था, राइट। हमारा ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो जियाउद्दीन बर्नी, जिसको हम लोग बर्नी के नाम से भी जानते हैं ना, यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था, अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश से थे, है ना, खिलजी वंश से थे, और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, है ना, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के जो थे क्या सबसे, है ना, शक्तिशाली, है ना, सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली, है ना, सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के मतलब इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, जैसे कि अस्थायी सेना रखना और सेना को जो है नगद देना, मतलब कैश के रूप में वेतन देना, है ना, वेतन देना, और जैसे कि घोड़ा को दागने की क्या है क्रिया से डाइक सिस्टम बोलते हैं। मैंने ये बता दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, डाइक सिस्टम हो गया, हुलिया सिस्टम हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ महत्वपूर्ण जो है काम किया था, है ना। तो इसके अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि यह पूरी तरह स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो इतनी सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। हमारा ऑप्शन सी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ओके, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, हम देखते हैं क्या है। तो जफर खान, नुसरत खान, अल्फ खान या उलुग खान, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 41st बीपीएससी एग्जाम ना, बीपीएससी एग्जाम 1996 में आया था, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी भी आई है। वैसे तो मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में पीछे गए हैं। तो चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को बता दूं कि किस एग्जाम में आया था, ताकि आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाए एग्जाम देने से पहले, राइट। तो करेक्ट आंसर है जफर खान। ओके, जो कि ऑप्शन ए में है, हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है। शायद अपने एक मूवी आई थी पद्मावत, राइट, पद्मावत,
पद्मावत अगर देखा होगा तो शायद आपको पद्मावत में मतलब एक्चुअली वो जो है जो हिस्ट्री है मतलब सेम टू सेम तो नहीं बताया गया है, उसमें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ओके, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये स्टोरी तो पता होगा, राइट। इसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था, तो पद्मावत में उनके पति का नाम क्या है, तो उनका नाम था राणा रतन सिंह, राइट, राणा रतन सिंह, जो कि ऑप्शन डी में है, राइट। तो पद्मिनी की कहानी का आधार जो है क्या है, 1540 ईस्वी में है ना, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने तो किस पुस्तक को लिखा था, तो हो सकता है कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाए जिसमें पद्मावती पद्मिनी के बारे में लिखा है, तो हमारा वो करेक्ट आंसर होता है ना। तो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक पुस्तक है ना, पद्मावत, पद्मावत है ना, पद्मावत। उसमें इसके अनुसार क्या है, पद्मिनी जो है चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत जो है सुंदर है ना, सुंदर मतलब बहुत ही ये जो था सुंदर जो है, सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी क्या है सैयबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने अपने संकेतों में क्या अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान से तथा पश्चिमी की तुलना सैयबा से की थी। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी जो है राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था, देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन ए है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी है मलिक काफूर, और ऑप्शन डी है राणा रतन सिंह, राइट। तो देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या है, रामचंद्र देव जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ओके, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। ये खालसा भूमि क्या होता है, खालसा भूमि के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि तो खालसा भूमि पे जो नियंत्रण होता है ना, वो सीधे क्या होता है, केंद्र का होता है। ओके, और इससे क्या है, केंद्र का खजाना भरता है ना, केंद्र का खजाना खजाना जो है भरता है। तो इसको जानने के लिए ना खालसा भूमि के लिए मैंने एक लिस्ट दे दी, चार्ट दे दिया है, तो उस पर आप देखते हैं। ओके, खालसा भूमि जो होता है तो खालिशा भी कहते हैं ना, सीधे नियंत्रण जो है किसके कंट्रोल में होता है, सुल्तान के कंट्रोल में, बादशाह का कंट्रोल, उससे क्या होता है, शाही खजाना जो है बढ़ता है ना। दूसरा क्या है, जागीर भूमि, ठीक है, जिसे जागीर भी कहते हैं। जागीरदार जो राजा का अधिकारी होता है उसका नियंत्रण होता है, और इससे क्या है, जागीरदार का व्यक्तित्व उपयोग मतलब सेवा के बदले जो है वो फायदा मिलता है। दूसरा है मुआवजा, वक्फ भूमि या इनाम भूमि है ना, तो धार्मिक या विद्यमान लोग जो है संस्थानों का नियंत्रण होता है, और धार्मिक संस्थान जो है कर मुक्त हो सकता है, राइट। तो ये सब जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन हमें क्या पूछा गया कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो मैंने खालसा भूमि के बारे में बता दिया है ना। तो किस सुल्तान के काल में विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, मतलब राजस्व के रूप में वो लेते थे, राइट। इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है अल्ब खान, खिज्र खान, उमर खान या मलिक कफूर। ओके, तो क्या है कि द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो मलिक कफूर को द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। अब क्या है कि द्वार समुद्र जो थी होयसल की राजधानी थी, द्वार समुद्र जो था ये एक्चुअली एक साथ है, द्वार समुद्र जो था होयसल की राजधानी, द्वार समुद्र की थी होयसल की राजधानी थी, और वहाँ का जो शासक था है ना, वहाँ का जो शासक था, शासक का नाम था बल्लाल तृतीय, बल्लाल तृतीय है ना। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय जो है मलिक कफूर को जाता है, वो मैंने बताया था, ये बल्लाल तृतीय। और ये दक्षिण भारत की जो है, दक्षिण भारत के जो विजय का श्रेय जाता है किसको जाता है, मलिक कफूर को जाता है ना, मलिक कफूर को जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, मतलब किस सुल्तान से, निजामुद्दीन औलिया थे कौन। पहले इस बात पे जो है हम बात कर लेते हैं ना। तो कहते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या है 7 सुल्तानों का जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्ताधीन होते रहे, मतलब एक के बाद जो है एक का शासन क्या हुआ मतलब हटते गया, और फिर दूसरे का शासन जो है आते गया है ना। लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो थे वो कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे, है ना। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य जो थे अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया था। तो निजामुद्दीन औलिया के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम क्या था, अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो से जो है सुल्तान जो थे मतलब मिलने का जो है इन्होंने किया था, लेकिन नहीं था। तो इन्होंने क्या है
तो जब अलाउद्दीन खिलजी जो है औलिया से मिलने गए थे, तो उन्होंने उत्तर में क्या किया था कि मेरे मकान के जो है 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से क्या है बाहर चला जाऊँगा, है ना? तो ऐसे में क्या हुआ था, अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये करेक्ट आंसर है। वो कौन से शासक थे? तो इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, है ना? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले भी करा दिया था कि उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह, है ना? कैसे मलिक मोहम्मद जैसी का एक बुक है पद्मावत, है ना? मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी का जो ये काव्य है पद्मावत, पद्मावत से हमें ये सब चीज़ें जो है जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए में दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासक जो थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ किया था, है ना? तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज जो हमारा 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ना कि कोई भी अगर ऐसा हो सकता है कि आपने नहीं समझा हो या फिर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, है ना, कन्फ्यूजन हो, तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं, है ना? कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट में अगर मैं आपने कमेंट किया तो मैं कमेंट चेक करता हूँ एवरीडे। तो फिर मैं आप उस कमेंट का जो है आप रिप्लाई करूँगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो मिलते